वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ बिजनेस लॉ का, जिसमें आज मैं आपको अनुबंध की परिभाषाएं बताऊंगा। अनुबंध की परिभाषा न्यायाधीशों द्वारा दी गई परिभाषाएं सबसे पहले देखते हैं। सर फ्रेडरिक पोलक ने प्रत्येक ठहराव तथा वचन जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। लीक बोलते हैं कि वैधानिक अनुबंध होने के अभिप्राय से अनुबंध एक ठहराव है जिसके द्वारा एक पक्षकार कुछ निष्पादन करने के लिए बाध्य होगा जिसको प्रवर्तनीय कराने का दूसरे पक्षकार को अधिकार होता है। बच्चों, अनुबंध का मतलब होता है जहाँ पे दो पक्ष एक प्रस्ताव रखने वाला दूसरा उसको स्वीकार करता है, और एक ऐसा ठहराव जिसमें अनुबंध की समस्त विशेषताएं पाई जाती है जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होता है, ऐसा ठहराव अनुबंध कहलाता है। सर विलियम एंसन बोलते हैं कि अनुबंध वह ठहराव जो दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच किया जाता है और जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, जिसके द्वारा एक या अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकार के ऊपर किन्हीं कार्यों को करने या न करने के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन अनुबंध कहलाती है। बच्चों, अनुबंध की परिभाषा, कानूनी परिभाषा अगर देखें तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार अनुबंध वह ठहराव जो कानून द्वारा लागू करने योग्य हो। अनुबंध के मुख्य तत्व होते हैं, एक ठहराव को अनुबंध बनने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए, जैसा कि मैं पहले बताया था कि कुछ ऐसी विशेषताएं ठहराव में पाई जानी चाहिए जिसकी वजह से ठहराव अनुबंध का रूप धारण कर ले। धारा 10 लगती है इसमें। प्रस्ताव, सबसे पहले प्रस्ताव का होना जरूरी है। बच्चों, प्रस्ताव का मतलब होता है एक पक्ष की इच्छा। जब कोई एक पक्ष किसी कार्य को करने के लिए दूसरे पक्ष के समक्ष अपनी बातों को रखता है तो वो प्रस्ताव कहलाता है। यहाँ पे लगती है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 1872 की धारा 2(a). इसका उदाहरण है कि मैं तुम्हें 500 रुपये में किताब बेचूंगा। मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मैं 500 रुपये में तुम्हें किताब बेचूंगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के समक्ष प्रस्ताव रखा। फिर आता है बच्चों स्वीकृति। अब मान लीजिए मिस्टर बी मिस्टर ए की बातों को मान लेता है, अर्थात पुस्तक खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को स्वीकृति दे दी, अर्थात उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रतिफल आता है बच्चों कुछ लेना देना। मान लीजिए कि मिस्टर ए मिस्टर बी को किताब देता है और बदले में मिस्टर बी मिस्टर ए को पैसा देता है, तो ये एक दूसरे के लिए प्रतिफल होगा बच्चों। फिर आता है पक्षों की सहमति। दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को एक झापड़ मारे और उससे ज़बरदस्ती हाँ बुलवा लिए। ये स्वीकृति तो होगी लेकिन स्वतंत्र स्वीकृति नहीं होगी, और इस स्वतंत्र स्वीकृति के अभाव में कोई भी ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता। बच्चों ध्यान रखिएगा, वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए, समझौता कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत काम के लिए अनुबंध कर लिया गया, वो ठहराव होगा बच्चों, वो कभी भी अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकता। पक्षों की योग्यता, अनुबंध किसके साथ होना चाहिए? एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो वयस्क हो, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो क्रिमिनल या दिवालिया ना हो। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध किया जा रहा है तो वो अनुबंध वैधानिक माना जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर आता है गठन के आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर अनुबंध कैसे बनता है, इसके आधार पर ये प्रकार होते हैं। स्पष्ट अनुबंध, पहला, जब समझौता बोलकर या स्पष्ट रूप से लिखकर किया जाता है तो ऐसे समझौते को स्पष्ट अनुबंध कहा जाता है। मान लीजिए कि रमेश दुकानदार से कहता है मैं यह मोबाइल 10,000 रुपये में ख़रीदूँगा, और दुकानदार सहमत हो जाता है। ये बोलकर बना स्पष्ट अनुबंध कहलाएगा बच्चों। अप्रत्यक्ष अनुबंध होता है
जब समझौता शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से बनता है, जैसे आप बस में चढ़ते हैं, आपको बस में कहीं जाना है तो बिना कुछ बोले ये समझौता हो जाता है कि आपको बस का किराया देना है। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोई भी बातें बोलकर नहीं बताई जाती बच्चों। मान लीजिए एक छोटी बच्ची जब दुकान में जाती है तो वो इशारा करती है कि मेरे को ये चाहिए, दुकानदार उस इशारे को समझ के उसको वस्तु दे देता है और बदले में पैसा ले लेता है। फिर आता है बच्चों अर्ध स्पष्ट अनुबंध। ये कानून द्वारा थोपा जाता है, न कि पक्षों की सहमति से। मान लो रमेश की दुकान पर गलती से किसी का सामान पहुंच जाता है और वो उसे इस्तेमाल कर लेता है तो कानून कहेगा कि आपको उसकी कीमत चुकानी है। उसके बाद आता है बच्चों निष्पादन के आधार पर। निष्पादन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर अनुबंध कितना पूरा हुआ है ये इसका आधार बनता है बच्चों। पहला आता है निष्पादित अनुबंध, जब दोनों पक्ष अपने वादे को पूरा कर चुके हैं। अर्थात एक दुकानदार के पास मैं गया, मैं बोला मुझे साबुन चाहिए, वो अगर मेरे को साबुन दे देता है और मैं उसका मूल्य चुका देता हूँ, इसका मतलब है कि हमारे बीच जो अनुबंध हुआ वो निष्पादित अनुबंध कहलाएगा। उसके बाद आता है बच्चों निष्पादन योग्य अनुबंध। अर्थात जब समझौता पूरा नहीं हुआ है या भविष्य में पूरा होने की बात की जाती है, जैसे आप एक फ्लैट किराए पर लेते हैं और हर महीना किराया देने का वादा करते हैं, या आगे चलते रहेगा। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं बच्चों, मान लीजिए मैं दुकान में गया, बोला मेरे को 1 बोरी चीनी चाहिए, चीनी उसके पास नहीं है, वो 4 दिन में देने का अगर वादा करता है तो ऐसा अनुबंध निष्पादन योग्य अनुबंध कहलाएगा बच्चों। आंशिक निष्पादित अनुबंध किसे कहते हैं? जब एक पक्ष ने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, दूसरा अभी बाकी है। मान लीजिए आप ऑनलाइन सामान का भुगतान करते हैं, आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, चाहे किसी भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू जब आप सामान मंगाते हैं और उसका तुरंत पेमेंट कर देते हैं, इसका मतलब है कि आपने समझौते का निष्पादन कर दिया, लेकिन अभी ऑनलाइन वाले ने निष्पादन नहीं किया है, वो माल भेजेगा, 4 दिन बाद आपको माल मिलेगा। तो ऐसा अनुबंध आंशिक निष्पादित अनुबंध कहलाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। वैधता के आधार पर अनुबंध को बांटा गया है। वैधता के आधार पर अनुबंध, पहला अनुबंध होता है वैध अनुबंध। ऐसा अनुबंध जिसमें सभी आवश्यक शर्तें जैसे प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, ये सारी चीज़ें अगर उसमें शामिल है। मान लीजिए आप और आपका दोस्त सहमत होते हैं कि वो आपको 500 रुपये में अपनी साइकिल बेचेगा, आप उसे पैसा दे देंगे। अर्थात एक ऐसा अनुबंध जिसमें किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं होता, व्यर्थ अनुबंध जो शुरू से ही अमान्य होता है। जैसे मान लीजिए एक पिछले वीडियो में मैं एग्जांपल बताया था कि मैं अपने दोस्त को 1000 रुपये देता हूं और बोलता हूं कि चांद से मेरे लिए पत्थर लेके आ जाओ। अब बताइए बच्चे, ये किसी प्रकार से कोई भी जायज़ बात लग रही है क्या? नहीं। तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ अनुबंध कहलाएगा बच्चों। व्यर्थ नहीं। मान लीजिए कि अगर मैं किसी से ज़बरदस्ती करता हूँ, कोई उसको ज़बरदस्ती उससे काम करवा लेता हूँ, तो बाद में जब उसको अपने दायित्व का बोध होगा तब वो मेरे साथ किया गया अनुबंध को रद्द कर सकता है। अर्थात एक ऐसा अनुबंध जो शुरू में वैध होता है लेकिन आगे चल के उसको रद्द किया जा सकता है, ऐसा अनुबंध व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है बच्चों। अवैध अनुबंध जो कानून के खिलाफ हो, जैसे चोरी करने के लिए किसी को पैसा देना, अगर इस टाइप का कोई अनुबंध होता है तो अवैध अनुबंध की श्रेणी में आता है। फिर आता है बच्चों अप्रवर्तनीय अनुबंध, जो तकनीकी कमी जैसे स्टाम्प पेपर का ना होना, इन सब की वजह से लागू हो। जैसे किराए पर समझौता बिना रजिस्ट्रेशन के लिखा गया है, तो इस टाइप का जो समझौता होता है वो अप्रवर्तनीय होता है बच्चों। इस प्रकार हम अनुबंध किसे कहते हैं, उनके प्रकारों को यहाँ पर विस्तृत में समझे हैं बच्चों। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कॉन्सेप्ट इज़ पावर, और बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए बच्चों। खुश रहिए। बाय बाय।